हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिरजू रंगे बायोलॉजी नीट पॉइंट। हमारा चैप्टर शुरू है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और उस चैप्टर में हमने अब तक जो पढ़ा, मतलब जो लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो रेप्लिकेशन था, डीएनए रेप्लिकेशन। और आज जो हमें पढ़ना है वो टॉपिक है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। गॉट इट? आपने इसके पहले सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था। सेंट्रल डोग्मा में डीएनए किस में कन्वर्ट होता है? आरएनए में। और आरएनए किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटीन में। ये हमने इन्फॉर्मेशन ली थी। जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है तो असल में यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और आरएनए जब प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है तो ट्रांसलेशन हो रहा है। अब देखिए, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, इसे कंबाइनली हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। डीएनए टू प्रोटीन, ये बात कैसी हुई? एक्चुअली होता क्या है, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन छिपी है और वो इंफॉर्मेशन से ही वो प्रोटीन को बनाता है। जो प्रोटीन यहाँ बन रहा है वो डीएनए की इंफॉर्मेशन से बन रहा है। फिर ये जो डीएनए है डायरेक्ट प्रोटीन ना बनाते हुए वो डीएनए आरएनए के ज़रिए प्रोटीन बनाता है। कैसे क्या? डीएनए क्या करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को दे देगा और आरएनए उसी इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनाएगा। गॉट इट? मैंने रिपीट करता हूँ एक बार। डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को देगा और आरएनए उसी इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनाएगा। गॉट इट? तो आज का जो टॉपिक है हमारा कि ये जो डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। तो डिस्कस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए जो बेसिक लगता है वो बेसिक है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। ये एनसीईआरटी की लाइन है, टिक कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए टू आरएनए कॉपी करने के लिए आपके पास बेस क्या है। तो बेस है कॉम्प्लीमेंटरिटी। आपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस सुना है, जैसे ए पेयर विद टी, सी पेयर विद जी, जी पेयर विद सी। आपने सब नाम सुने हैं। ओके, उसी के ऊपर हम बात करेंगे अभी। यहाँ पे क्या है, डीएनए आरएनए को क्रिएट कर रहा है। डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को दे रहा है। कैसे दे रहा है वो भी इसके आधार पे, और वो कैसे होगा वो देखिए। जैसे यहाँ पर अगर सीक्वेंस है ATCG, ये सीक्वेंस है ATCG, तो जब ये आरएनए में कन्वर्ट होगा तो इसका बेस पेयर क्या मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ये होगा, ए का अपोज कौन करेगा? ए के अपोज में कौन आएगा? आप बोलोगे सर टी आएगा। बिल्कुल नहीं। एक्चुअली यहाँ पे आरएनए होने की वजह से ए के अपोज में कौन आता है? यू। क्यों? क्योंकि आरएनए में टी यूज़ नहीं होता, थायमाइन यूज़ नहीं होता। थायमाइन के बदले कौन आता है? यूरासिल आता है। तो ए का अपोज यू, टी का अपोज ए, सी का अपोज में जी, जी के अपोज में सी। सो इस तरह हमने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाई, और इसी कॉम्प्लीमेंट बेस का जो सीक्वेंस, मतलब इसका जो सपोर्ट है, इसका जो बेसिक है, उसी से हम बनाएंगे, मतलब उसी से हम परफॉर्म करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। गॉट इट? तो अब जो बात हुई थी वो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी के बारे में हुई थी। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में अंतर क्या है, क्योंकि हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का। इनमें अगर मैं रेप्लिकेशन की बात करूं तो रेप्लिकेशन वाले केस में जो डीएनए था, यहाँ पे 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, आपको पता है
डीएनए के दोनों स्टैंड वहाँ पे काम आए थे, मतलब दोनों स्टैंड का हमने यूज़ किया था। पहले ये स्टैंड अलग अलग कर दिए थे, गॉट इट। ये कौन सा 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, सबसे पहले दो स्टैंड अलग किए, उसके ऊपर हमने नया स्टैंड फॉर्म किया था 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, और यहाँ बने थे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो मुझे कहना क्या है, कहना मुझे ये है, यहाँ एक डीएनए से दो डीएनए बने, लेकिन जब डीएनए से दो डीएनए बने यहाँ दोनों स्टैंड का यूज़ हुआ, बोथ स्टैंड, कंप्लीट स्टैंड का यूज़ हुआ। लेकिन अगर आप ट्रांसक्रिप्शन की बात करोगे तो ऐसे केस में थोड़ा अलग, मतलब ऐसे केस में आपको ये फील होगा कि ट्रांसक्रिप्शन में यहाँ डीएनए के दोनों स्टैंड्स हैं। ट्रांसक्रिप्शन वाले केस में डीएनए के दोनों स्टैंड का यूज़ कभी नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम ऐसे लिखूँ तो यहाँ पे किसी एक स्टैंड का यूज़ होगा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आरएनए के अंदर जा रही है वो किसी एक स्टैंड से जाएगी। यहाँ बन गया आरएनए। अब दो में से कोई एक स्टैंड होगा, हम आगे बात करेंगे कौन सा स्टैंड होगा, लेकिन दो में से कोई एक ही स्टैंड होगा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आरएनए के अंदर आएगी। सो ओनली वन स्टैंड टेक पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन एंड इन रेप्लिकेशन, बोथ द स्टैंड इन्वॉल्व इन द केस, मतलब इन रेप्लिकेशन केस, और यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टैंड टेक पार्ट करेगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास दो इन्फॉर्मेशंस है और मैंने आगे वाले को दो में से कोई एक ही इन्फॉर्मेशन दी, तो मैं हुआ एज अ डीएनए जिसके पास दो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैंने एक ही इन्फॉर्मेशन दिया उसको दिया, और आगे वाला हुआ आरएनए, गॉट इट। अब क्वेश्चन मैं यहाँ से बनाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन का लास्ट वाला पैराग्राफ, वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं अगर क्या होता अगर आप दोनों स्टैंड को कॉपी करते, मतलब अगर दोनों स्टैंड से अगर आरएनए बनता तो क्या होता। क्वेश्चन वंस अगेन सुनिए, अगर दोनों स्टैंड अगर हम कॉपी करते, यहाँ दोनों स्टैंड अगर कॉपी करते तो क्या होता। आंसर भी उन्होंने वहाँ पे दिया है, लेकिन वो जो पैराग्राफ है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन पूरा होगा तब पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा लाइटली समझ में आएगा। ट्रांसक्रिप्शन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरी ये प्रोसेस पूरी में अंडरस्टैंड हो जाएगी, तब आपको लास्ट वाला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आएगा, गॉट इट। तो यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन फिनिश हुआ है। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं 6.5.1 की, वो है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की, गॉट इट। तो दोस्तों जैसे हमारे इंट्रोडक्शन की बात हो चुकी है, अभी हमें पढ़ना है 6.5.1 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए, जो एनसीईआरटी में भी डायग्राम दे रखी है, 6.9 डायग्राम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ओके, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये डायग्राम समझना है हमें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 तरह के कंटेंट होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सबसे पहले आता है प्रमोटर, हम हर एक को एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा आता है स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा आता है टर्मिनेटर। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 तरह के कंटेंट है। पहला प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, गॉट इट। अब यही तीनों नाम आपको इस डायग्राम में दिखाई देंगे। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो ब्लैक कलर के ड्रॉ किए, ये ब्लैक कलर जो है यहाँ पे ये डीएनए स्ट्रैंड्स है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये डीएनए स्ट्रैंड्स। उसके अंदर मैंने जो बॉक्स ड्रॉ किए ये है प्रमोटर, पी फॉर प्रमोटर शुरू में है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा टर्मिनेटर। वंस अगेन शुरू में प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, ऐसे 3 कंटेंट यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए। अभी जो हमें समझना है
करंट में, वो समझना है पहले ये डीएनए के स्ट्रैंड्स के बारे में। अब डीएनए स्ट्रैंड के बारे में पहले तो ये बात आप समझ लो कि डीएनए वाले स्ट्रैंड में ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, समझिए 3 टू 5 प्राइम, 5 टू 3 प्राइम, मतलब पहला यहाँ पॉइंट निकलेगा पोलैरिटी का। इनकी पोलैरिटी जो है वो अलग अलग है, ये 3 टू 5 फ्लो हो रहा है, ये 5 टू 3 फ्लो हो रहा है, सो दे हैव अ डिफरेंट पोलैरिटी, अपोजिट पोलैरिटी। गॉट इट। दूसरी बात, अगर आप यहाँ प्रॉपरली देखेंगे तो 3 टू 5 प्राइम है, और जो 3 टू 5 प्राइम फ्लो होता है उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, व्हाट वी कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। और मैं आपको खास करके इस स्ट्रैंड के बारे में बताऊं, ये वो स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड जो 3 टू 5 फ्लो होता है, वो ऐसा स्ट्रैंड है जहाँ पे आरएनए बनता है। आपको पता है मैं लास्ट टाइम कहा था कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, लेकिन किसी एक स्ट्रैंड के ऊपर ही आरएनए बनेगा, तो यही वो स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड करके जहाँ पे हमें आरएनए मिलेगा। गॉट इट। तो आरएनए कौन से स्ट्रैंड पे बनता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बनता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड कैसे फ्लो होता है? 3 टू 5 फ्लो होता है। हमें आंसर मिल चुका। दूसरी बात देखते हैं, इसके जो अदर स्ट्रैंड है वो फ्लो हो रहा है 5 टू 3 प्राइम। ये कौन सा स्ट्रैंड है? ये कोडिंग स्ट्रैंड है। ओके, कोडिंग स्ट्रैंड का दूसरा नाम है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिनके ऊपर आरएनए बिल्कुल नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? ओके, तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन है, कोडिंग स्ट्रैंड कौन है। ऑलवेज याद रखना, कोडिंग फ्लो होगा 5 टू 3, टेम्पलेट फ्लो होगा 3 टू 5। अब इनसे हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ का। जैसे मैंने कहा ना आरएनए बनता है, वो देखते हैं कैसे बनेगा। रेफरेंस क्या लेंगे हम? तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल देके रखा है उन्होंने। ये एक सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है। जो ऊपर का स्ट्रैंड देखिए आप, 3 टू 5 प्राइम टेम्पलेट होगा, 3 टू 5 प्राइम, और ये 5 टू 3 प्राइम, मतलब ये कौन होगा? कोडिंग स्ट्रैंड होगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको कहा था आरएनए कहाँ बनता है? आरएनए ऊपर वाले स्ट्रैंड में बनता है। तो आरएनए का सीक्वेंस क्या बनेगा? चलो बताइए, आरएनए का सीक्वेंस क्या बताया कि मतलब आरएनए का सीक्वेंस क्या बनेगा? ए के अपोज में कौन आएगा? ऊपर वाला टेम्पलेट है इसलिए यहाँ से आरएनए बनेगा। और मैंने आपको शुरू में एक रूल बताया था, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी का, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस केयर के हिसाब से आरएनए बनेगा डीएनए से। ए के अपोज में कौन आएगा? टी तो आ नहीं सकता, यू आएगा। टी के अपोज में यहाँ पे ए आएगा, जी के अपोज में सी आएगा, सी के अपोज में जी आएगा। यहाँ ए के अपोज में यू आएगा, टी के अपोज में ए आएगा, जी के अपोज में सी आएगा, सी के अपोज में जी आएगा। तो ये जो आपको नया स्ट्रैंड दिख रहा है, ये टेम्पलेट से बना हुआ अपोजिट स्ट्रैंड है, जो ऑब्वियसली अगर ये 3 प्राइम है तो ये क्या बनेगा? 5 प्राइम। अगर ये 5 प्राइम है तो ये क्या बनेगा? 3 प्राइम। इस तरह यहाँ पे हमें जो मिला है दैट वी कॉल्ड एज अ आरएनए। ये हमारा आरएनए हुआ जो ऊपर के स्ट्रैंड के रेफरेंस से इसके अपोज में बना। ये पहली बात समझाई। अब दूसरी बात इसी के अंदर है, वो देखिए। अगर आप ऊपर के स्ट्रैंड को प्रॉपरली देखोगे, ओके, अगर आपने ऊपर का स्ट्रैंड प्रॉपरली देखा तो ये स्ट्रैंड जो है वो जो नीचे वाला स्ट्रैंड दिया है 5 टू 3 प्राइम, इसकी एग्जैक्टली कॉपी है। ये स्ट्रैंड बना कहाँ से? ये स्ट्रैंड किसके अपोज में बना? टेम्पलेट के अपोज में बना। ओके, लेकिन ये स्ट्रैंड जो है वो किसकी कॉपी है? नीचे वाले स्ट्रैंड की कॉपी है, कोडिंग की। तो 2 फॉर्मेट है, याद रखो। ये स्ट्रैंड किसके अपोज में बना? टेम्पलेट के अपोज में बना। लेकिन ये किसकी कॉपी हो सकती है? कोडिंग की। कैसे? देखो, वैसे टी का अपोज में हम क्या, टी मतलब क्या लिखते हैं हम आरएनए में? यू लिखते हैं। ए सी सी, जी जी, टी के बदले यू, ए सी सी, जी जी। तो क्या हुआ? कॉपी हुआ ना। इसी का तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन है। आपने किया क्या? आपने एक्चुअली ऊपर के टेम्पलेट का यूज़ करके आपने नीचे वाले स्ट्रैंड को कॉपी किया है एज इट इज़, सिर्फ टी के बदले यू आया है। और उसी कॉपी को करने को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, टू कॉपी। गॉट इट? ओके, तो यहाँ हमें 2 फॉर्मेट समझ में आ गए।
तो ये तो बात क्लियर हो गई है। ऐसे आपको एग्जाम्पल पूछेंगे एनसीईआरटी में, मतलब एग्ज़ाम नीट वाले एग्ज़ाम में आपको यहाँ से भी एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं। वो सीक्वेंस देंगे, आप सीक्वेंस से आप आरएनए सीक्वेंस क्या बनेगा वो आपको पहचानना होगा। कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन होगा, टेम्पलेट के ऊपर क्वेश्चन होगा। ओके, ये तो हमारा फॉर्मेट हो चुका। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, या फिर ये टर्मिनेटर है, टर्मिनल वाला पॉइंट्स है, इनके बारे में मतलब इनके बारे में क्वेश्चन कैसे आएंगे, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रमोटर। ओके, प्रमोटर को लेके सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे देखिए 5 प्राइम करके, प्रमोटर और ये 5 प्राइम, ये टर्मिनेटर और ये 3 प्राइम। ओके, या फिर आप ऐसा समझिए, ये नीचे वाला जो स्टैंड था इसका नाम क्या था? ऑब्वियसली कोडिंग स्टैंड था। तो कोडिंग स्टैंड का हिसाब से ये देखिए कोडिंग स्टैंड है, कोडिंग स्टैंड के हिसाब से ये 5 प्राइम हुआ। 5 प्राइम के इस वाले एरिया में हम कहते हैं अपस्ट्रीम। 5 प्राइम के ये कोडिंग स्टैंड है, ये 5 प्राइम है, 5 प्राइम के इस डायरेक्शन को कहते हैं अपस्ट्रीम। और ये कोडिंग स्टैंड ही है, उसका जो 3 प्राइम है इधर कहते हैं डाउनस्ट्रीम। मैंने आपको समझाया कोडिंग स्टैंड ही रेफरेंस लेना, जब भी आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं आप रेफरेंस लो कोडिंग स्टैंड का। कोडिंग स्टैंड का जो 5 प्राइम है वो है अपस्ट्रीम, कोडिंग स्टैंड का जो 3 प्राइम है वो है डाउनस्ट्रीम। उसके हिसाब से हमें प्रमोटर की बात करनी पड़ेगी। प्रमोटर का लोकेशन कहाँ पे? प्रमोटर जो है वो है एट 5 प्राइम। वो 5 प्राइम जहाँ पे है कोडिंग स्टैंड का, कोडिंग स्टैंड की बात कर रहा हूँ मैं तब से, टेम्पलेट को भूल जाओ अभी। कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम पे कौन है? प्रमोटर। दूसरी बात, प्रमोटर 5 प्राइम पे अगर है तो आप दूसरी भाषा में क्या बोलोगे? अपस्ट्रीम। तो मैंने 2 लोकेशन बताई प्रमोटर की, पहला 5 प्राइम, दूसरा अपस्ट्रीम, इधर का एरिया। अपस्ट्रीम से और एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे बीच में मैंने कौन कहा था? स्ट्रक्चरल जीन का। ये बीच में कौन है? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के अगर मैं इस तरह की बात करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे खड़ा रहा, स्ट्रक्चरल जीन के इस साइड, ये वाली साइड, ये राइट हैंड हुआ, राइट साइड। ओके, तो स्ट्रक्चरल जीन की राइट साइड जो भी है वो अपस्ट्रीम है, और स्ट्रक्चरल जीन की जो लेफ्ट साइड है वो डाउनस्ट्रीम है। वंस अगेन, स्ट्रक्चरल जीन की राइट साइड अपस्ट्रीम, स्ट्रक्चरल जीन की लेफ्ट साइड, सॉरी, स्ट्रक्चरल जीन की राइट साइड क्या हुआ? अपस्ट्रीम, और स्ट्रक्चरल जीन की लेफ्ट साइड क्या हुआ? डाउनस्ट्रीम। बस इतना याद रखो आप। तो जैसे आप इधर इधर जाओगे अपस्ट्रीम में जाओगे, आप उधर उधर जाओगे तो डाउनस्ट्रीम में जाओगे। उसके लिए आप स्ट्रक्चरल जीन भी याद रखो रेफरेंस में, और कोडिंग जो अपना स्टैंड है वो भी उसको भी आप याद रखो। चलो बात समझ में आती है। नेक्स्ट, प्रमोटर जो है उसके अंदर ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज जॉइंट होगा। अब आरएनए पॉलीमरेज कैसे आया बीच में? आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में बाद में। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करता है। रेप्लिकेशन किसने परफॉर्म किया था? डीएनए पॉलीमरेज ने। और आरएनए पॉलीमरेज क्या परफॉर्म करेगा? ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट होगी। सो दिस इज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। गॉट इट? यहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस रहता है आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइन करने का, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज पर्टिकुलर यहाँ पे बाइंड होगा। और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर में और डिस्कस करेंगे, बाद में करेंगे वो। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई सर। तो प्रमोटर से जुड़ी बातें वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये 5 प्राइम पे है, ये अपस्ट्रीम पे है। ओके, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज पर्टिकुलर बाइंड हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करेंगे अभी टर्मिनेटर की। सो नेक्स्ट टॉपिक टर्मिनेटर।
पॉइंट वही रिपीट होंगे। पहली बात, टर्मिनेटर का लोकेशन क्या है? आप बोलोगे सर इसका लोकेशन है 3', कोडिंग स्टैंड का 3', एट 3', मतलब अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? ऑब्वियसली डाउनस्ट्रीम। प्रमोटर पे कौन ज्वाइंट हुआ था? आरएनए पॉलीमरेज। तो टर्मिनेटर पे क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज छूट जाएगा, यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज रिलीज हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट मैं बात बताऊं, प्रमोटर जो रहता है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। प्रमोटर ऐसी साइट है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, और टर्मिनेटर जो है ऐसा पॉइंट, टर्मिनेटर फिनिश, टर्मिनेटर ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, प्रमोटर पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, टर्मिनेटर पे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स इसके अंदर हमने क्लियर किए। मैंने आपको शुरू में पढ़ाया स्टैंड क्या होते हैं, जैसे टेम्पलेट हुआ, कोडिंग स्टैंड हुआ, कोडिंग के बारे में बताया कि इसके ऊपर कुछ नहीं, इसका सिर्फ कॉपी किया जाएगा। ओके, बाकी जो आरएनए बनाना है हमें टेम्पलेट से बनाना है, तो हमारा जो पॉइंट रहेगा 3 to 5' रहेगा, टेम्पलेट रहेगा। उसके बाद में आपको प्रमोटर्स क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स क्या है, टर्मिनेटर क्या है। स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में हमें और आगे और पढ़ना है, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन जो है वो एक ऐसा पॉइंट है, स्ट्रक्चरल जीन्स जो ट्रांसक्रिब होगा। एक्चुअली प्रमोटर इनिशिएशन करेगा, टर्मिनेटर उसको फिनिश करेगा। मतलब अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को बोलूं तो प्रमोटर पे ये प्रक्रिया शुरू होती है, ट्रांसक्रिप्शन पे प्रक्रिया फिनिश होती है, स्ट्रक्चरल जीन पे ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो मेन जो है इंफॉर्मेशन का सोर्स वो स्ट्रक्चरल जीन है। ओके, इसमें अगर मैं लास्टली बात करूं तो एनसीईआरटी में इसी पैराग्राफ में जो लास्ट दिया है वो है रेगुलेटरी सीक्वेंस के बारे में, रेगुलेटरी जीन्स के बारे में। देखिए, प्रमोटर के पास कुछ रेगुलेटरी, मतलब इसके थोड़ा आजू बाजू में, इसके आजू बाजू में थोड़े रेगुलेटरी सीक्वेंस रहते हैं। प्रमोटर के आजू बाजू में कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस रहते हैं। उस रेगुलेटरी सीक्वेंस के बारे में हम जानेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगा जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन। स्पेशली उसमें लैक ओपेरॉन करके कंसेप्ट है, लैक्टोज ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन। तब हम पढ़ेंगे कि प्रमोटर के साथ भी कुछ रेगुलेटरी जीन्स आते हैं, वो क्या वहाँ पे काम करेंगे। ओके, तो यहाँ तक हमारा 6.5.1 ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो है वो फिनिश हुआ। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है 6.5.2। तो सेम कंसेप्ट रहेगा, उसमें भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स एंड जीन्स रहेंगे। गॉट इट? दोस्तों, अब तक जो बात हुई हमारी वो थी 6.5.1 तक। अभी जो बात करनी है हमें वो 6.5.2 की बात करनी है, और वो है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड द जीन्स। यहाँ से भी क्वेश्चन निकल सकते हैं, कहाँ से हम बताएंगे। सो आप जीन के ऊपर फोकस कीजिए। जीन की डेफिनेशन पता है आपको? तो उन्होंने एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन जो दी है, जीन का जो डेफिनेशन दिया है वो आईएमपी है, वो एज ए सेंटेंस वो पूछ सकते हैं। जीन जो है ये फंक्शनल यूनिट है किसी भी इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट्स अ इनहेरिटेंस। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जीन। मतलब जीन के अंदर इंफॉर्मेशन है और वो जीन इंफॉर्मेशन को लेके ट्रांस कर रहा है, मतलब यहाँ की इंफॉर्मेशन वहाँ पे वो फैला रहा है, दैट्स अ जीन। वैसे देखा जाए कि जो जीन की डेफिनेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट है। डेफिनेशन के लिए कुछ नहीं सपोर्ट चाहिए, स्पेशली डीएनए सीक्वेंसिंग का। मतलब जैसे डीएनए सीक्वेंस है वैसे हम जीन की डेफिनेशन बना सकते हैं कि वो जीन है कि नहीं है। मतलब हाँ, देखिए, ये पता है जीन कहाँ होता है, डीएनए पे होता है। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे डीएनए अगर ड्रॉ किए, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इनके ऊपर जीन होंगे,
सो वी कॉल इट अ जीन। ये सब के सब जीन है। तो स्पेशली मैंने इनको जीन क्यों कहा पता है आपको? क्योंकि ये वो डीएनए के ऊपर ये ऐसे जीन है जिनके अंदर इंफॉर्मेशन है। एक्चुअल में ये ऐसे सीक्वेंस है, इसे मैं कहूँगा डीएनए सीक्वेंस। ये ऐसा डीएनए सीक्वेंस है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैंने इसको जीन कहा। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक डीएनए सीक्वेंस है, ये डीएस मतलब डीएनए सीक्वेंस है, और इस डीएनए सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन नहीं है, ना एक्सप्रेस हो रही है, ना इंफॉर्मेशन है, ना कुछ कर रहा है वहाँ पे, तो ये जीन नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा था आपसे, जीन आप उन्हीं को बोलोगे, उन्हीं डीएनए सीक्वेंस को बोलोगे जिस डीएनए सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन छिपी है। गॉट इट? और हमारे डीएनए में जो जीन्स है वो वही जीन्स है जिनके अंदर इंफॉर्मेशन छिपी है। तो जीन का डेफिनेशन जो है वो आपको करना पड़ेगा डीएनए सीक्वेंस देख के। अगर डीएनए सीक्वेंस के अंदर इंफॉर्मेशन है तो आप उसको जीन बोल सकते हैं। ओके, और इनके बारे में आगे और बात करेंगे। जहाँ पे कुछ नहीं बन रहा तो भी उसको जीन का हम कह सकते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा कि डीएनए सीक्वेंस, अब तक जो हमने मतलब अभी जो मैंने को बोला था इसके पहले कि डीएनए से हमें क्या मिल रहा, आरएनए मिल रहा है। कौन सा आरएनए? एमआरएनए। तो डीएनए प्रोड्यूस एमआरएनए। आपको आरएनए के टाइप पता है, तो डीएनए प्रोड्यूस एमआरएनए। एक्चुअल में जो डीएनए सीक्वेंस है वो तो एमआरएनए बनाता ही है, नो डाउट। डीएनए सीक्वेंस प्रोड्यूस एमआरएनए एज वेल एज आरआरएनए एंड टीआरएनए। मतलब डीएनए सीक्वेंस ने एमआरएनए तो बनाया, उसके साथ आरआरएनए और टीआरएनए भी बनाया, तो दैट्स कॉल्ड अ जीन। तो इसको हम जीन बोल सकते हैं क्योंकि वो कुछ बना रहा है। उसके बाद एक अच्छा खासा वर्ड है सिस्ट्रॉन करके, सिस्ट्रॉन। ओके, तो सिस्ट्रॉन जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे हम। जैसे मैंने आपको कहा, आप जीन की डेफिनेशन जो है एनसीईआरटी का जो लाइन है प्रॉपर पढ़ लेना। मुझे बात करनी है सिस्ट्रॉन के ऊपर। सिस्ट्रॉन देखा जाए तो सिस्ट्रॉन जो है एक स्ट्रक्चरल जीन होता है। सिस्ट्रॉन जो है एक स्ट्रक्चरल जीन है, मतलब डीएनए के सेगमेंट का एक हिस्सा है जो एक्सप्रेस होगा। सिस्ट्रॉन डीएनए के सेगमेंट का एक हिस्सा है जो एक्सप्रेस होगा, और एक्सप्रेस होके वह बनाएगा पॉलीपेप्टाइड। यू नो व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड? दैट इज अ प्रोटीन। मतलब डीएनए का जो सिस्ट्रॉन वाला हिस्सा है, या जेनेटिक मटेरियल का सिस्ट्रॉन वाला जो हिस्सा है, वो हिस्सा एक्सप्रेस होगा, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी, और उसी इंफॉर्मेशन से कौन बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। अगर इसके पास कोई इंफॉर्मेशन ना होती, क्या वो प्रोटीन बना सकता? बिल्कुल नहीं। इसके पास इंफॉर्मेशन है, इसलिए वो प्रोटीन बना रहा है। गॉट इट? उसके बाद अगर मैं सिस्ट्रॉन को कंटिन्यू करूं, तो सिस्ट्रॉन जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं आप प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं या फिर यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। अगर आप प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सिस्ट्रॉन जो है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। अगर आप यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सिस्ट्रॉन है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक है। आपको अंदाज़ा लगा होगा ये पॉली और मोनो कौन है। पॉली का मतलब आप जानते हैं, पॉली का मतलब क्या है? मेनी। मेनी कौन है? सिस्ट्रॉन। और मोनो का मतलब क्या है? वन। चलो जानते हैं इस बात को, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोनोसिस्ट्रॉनिक को। ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोनोसिस्ट्रॉनिक एक्चुअली कंसेप्ट क्या है, पहले मैं आपको समझाऊँ। ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक्स, मान लीजिए ये हुआ स्ट्रक्चरल जीन,
कौन सा जीन है ये? स्ट्रक्चरल जीन। कंसेप्ट को समझिए अच्छे से। पॉलीहिस्टोनिक क्या होगा? ये कौन सा जीन हुआ? स्ट्रक्चरल जीन। उस स्ट्रक्चरल जीन के 3 टुकड़े हो गए, मतलब इसमें 3 पार्ट है। एक का नाम है ए, बी, सी। पूरा स्ट्रक्चरल जीन, उसके अंदर 3 टुकड़े ए, बी, सी। तो वहाँ पे हुआ क्या? हुआ यूँ कि ए और बी, सी तीनों जन एक्सप्रेस हुए जो स्ट्रक्चरल जीन के अंदर थे, और तीनों से वहाँ पे mRNA बना के प्रोटीन बना। मतलब ए से भी प्रोटीन बना, बी से भी प्रोटीन बना, सी से प्रोटीन बना। अब बताइए, स्ट्रक्चरल जीन तो एक ही था, उसके अंदर सब टाइप कितने आ गए? 3। प्रोटीन कितने बने? 3। इसका मतलब है मल्टीपल हुए ना जीन वहाँ पे। स्ट्रक्चरल जीन एक ही है लेकिन उसके अंदर मल्टीपल कितने हैं? 3 मल्टीपल, मतलब 3 वहाँ पे जीन्स हैं। कौन हुआ? पॉलीसिस्टोनिक। कितने प्रोटीन बने? 3। वही अगर आप यूकैरियोटिक की बात करो, मोनो की बात करो, तो देखिए ये हुआ स्ट्रक्चरल जीन। कितना दिख रहा है आपको? एक ही है। कितना स्ट्रक्चरल जीन है? एक ही है जो एक्सप्रेस हो सकता है। इसमें भी टाइप आता है, वो एक्सॉन इंट्रॉन, हम आगे बात करते हैं उसकी। आपको जीन कितना दिख रहा है? एक ही दिख रहा है। इसका मतलब है यहाँ से जब प्रोटीन बनेगा तो कितना बनेगा? एक ही बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किए ABC करके सब टाइप जीन के, वहाँ पे कोई टाइप दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। एक ही जीन दिख रहा है सर, SG स्ट्रक्चरल जीन। इसलिए प्रोटीन कितना बना? एक। तो क्या हुआ? ये मोनोसिस्टोनिक। इस बात को आप अच्छे से याद रखो। व्हाट इज़ पॉलीसिस्टोनिक, व्हाट इज़ मोनोसिस्टोनिक, कौन कहाँ पे है, वो भी एड्रेस आप याद रखना। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई सिस्ट्रॉन को लेके। आगे हम बात करेंगे इन यूकैरियोट। यूकैरियोटिक में जो जीन पाए जाते हैं वो स्प्लिट्स जीन्स हैं। वंस अगेन सुनो, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक वॉट एवर द जीन्स दे आर स्प्लिट जीन्स। सर ये स्प्लिट जीन का मतलब क्या? सुनो, जैसे मैंने आपको कहा था स्ट्रक्चरल जीन के बारे में, ये कंप्लीटली एक टुकड़ा है स्ट्रक्चरल जीन का। इसके अंदर आप पाओगे 3 टुकड़े हैं। उसमें से ये हुआ I, ये हुआ E, ये हुआ I। ये IE क्या है? I का मतलब होता है इंट्रॉन। इधर I का मतलब है इंट्रॉन और E का मतलब है एक्सॉन। ध्यान से सुनना, ये है स्ट्रक्चरल जीन हमारा यूकैरियोटिक का। उसके अंदर मैंने आपको 3 बातें पढ़ाई, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन। सर ये इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन क्या है? स्प्लिट जीन जो है वो टुकड़ों से बना हुआ जीन है। क्यों? वो भी समझिए। यहाँ पे जो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर फोकस करना। एक्सॉन जो है ये कोडिंग जीन है, मतलब वो एक्सप्रेस होगा। कोडिंग मतलब वो एक्सप्रेस होगा, वो एक्सप्रेस होगा। बल्कि एक्सप्रेस होने के बाद वो आपको जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा मैच्योर mRNA में। हम जब मैच्योर mRNA की बात करेंगे तो आपको वहाँ पे मैं एक्सॉन जो है वो शो करूँगा कि मैच्योर mRNA में एक्सॉन है, अपीयर हो रहा है। सुनिए, एक्सॉन एक ऐसा जीन है जो एक्सप्रेस हो रहा है, जो प्रोटीन बना सकता है, जो आपको mRNA में दिख रहा है। अगर मैं इंट्रॉन की बात करूं तो इंट्रॉन का सीधा कैलकुलेशन है कि इंट्रॉन जो है वो नॉन कोडिंग है, मतलब नो एक्सप्रेस नहीं होगा। सो अगर एक्सप्रेस ही नहीं होगा तो नॉट फाउंड इन या नॉट अपीयर इन मैच्योर mRNA। गॉट इट? दोनों का डिफरेंस है, याद रखो। यूकैरियोटिक वाले केस में आपको एक्सॉन, इंट्रॉन ऐसे ही जीन मिलेंगे, जिसमें सिर्फ काम के जीन कौन से हैं? एक्सॉन। जो काम के नहीं है, जो नॉन कोडिंग है, जो एक्सप्रेस नहीं हो सकते, ओके, जो वेस्ट में है, वो सब आते हैं इंट्रॉन वाले केस में।
तो इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन। तो बताइए यहाँ पे जो एक्सॉन, हाँ यहाँ पे फिर अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा ई, क्योंकि ई आई एस ई होगा ये। तो बताइए दो ई के बीच में कौन आया? आई आया ना, तो क्या ये कंटिन्यू सफ़र हुआ? बिल्कुल नहीं। ये कंटिन्यू कब होता? जब वहाँ पे आए ना होते। अगर वहाँ पे ऐसा रहता ई ई ई ई, सब ई के बारे में रहता, तो ये कंटिन्यू फॉर्मेट रहता। गॉट इट? लेकिन यहाँ पे आई की वजह से, इंटरवेनिंग जीन्स की वजह से यहाँ पे इंटरप्ट हुआ, डिस्टर्ब हुआ, इसलिए इसको हम कहते हैं स्प्लिट जीन्स, जो बांटा गया है एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन में। गॉट इट? तो ये बात हो गई एक्सॉन इंट्रॉन की। आगे हमें जो पढ़ना होगा, एक लास्ट टॉपिक है इसका, एनसीईआरटी में उसके बारे में उन्होंने दिया है। वो काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, वो आप सेंटेंस पढ़ लेना। एनसीईआरटी का लास्ट सेंटेंस होगा वो रेगुलेटरी सीक्वेंस के बारे में होगा। उनका ये कहना है कि इनहेरिटेंस ऑफ द, जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, हम इनहेरिटेंस पैटर्न ही लिखते हैं, बराबर है, वो कंट्रोल कर रहे हैं प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस। मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिख रहा हूँ, इनहेरिटेंस कंट्रोल बाय प्रमोटर एज वेल एज रेगुलेटरी सीक्वेंस। ये जो प्रमोटर होते हैं या फिर रेगुलेटरी सीक्वेंस रहते हैं, ये आपको मिलेंगे कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स के ऊपर। प्रमोटर की बात करो, रेगुलेटरी सीक्वेंस की बात करो, आपको ये मिलेंगे स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर। उसमें से अगर मैं रेगुलेटरी सीक्वेंस की बात करूं, तो रेगुलेटरी सीक्वेंस को हम कह सकते हैं एज अ रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन, जो रेगुलेटरी जीन एक्चुअली एक्सप्रेस तो नहीं होगा, मतलब कुछ प्रोटीन वगैरह बनाएगा नहीं वो। आपको समझ रहा है मैंने क्या लिखा? तो मैं बताऊंगा इसके बारे में, पहले ये समझिए। इनहेरिटेंस किसने कंट्रोल किया? प्रमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंस ने कंट्रोल किया। ये प्रमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंस कहाँ पाए जाते हैं? स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर पाए जाते हैं। मतलब प्रमोटर बोलो या रेगुलेटरी सीक्वेंस बोलो, स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर पाए जाने का मतलब ये होता है, ये एक्चुअली कंट्रोल करते हैं स्ट्रक्चरल जीन को। जब हम लैक ऑपरेरॉन पढ़ेंगे तब इनके बारे में बताऊंगा मैं, स्ट्रक्चरल जीन को ये कैसे कंट्रोल करेंगे। ओके, तो मुझे यहाँ ये कहना है कि जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है, ये रेगुलेटरी सीक्वेंस, इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेगुलेटरी जीन बोल सकते हैं। आपको मैंने कहा था कि हम जीन किसको बोलेंगे, ये डिपेंड करता है उसका डीएनए सीक्वेंस कैसा होगा। तो हम रेगुलेटरी सीक्वेंस को, जो प्रमोटर के साथ है, जो स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल कर रहा है, वो रेगुलेटरी सीक्वेंस, इसको हम क्या बोलेंगे? रेगुलेटरी जीन बोलेंगे। गॉट इट? अब ये रेगुलेटरी जीन, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कंट्रोल। ये कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है? नहीं। क्या वो आरएनए को एक्सप्रेस कर रहा है? नहीं। क्या वो प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहा है? नहीं। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, नॉट प्रोड्यूस आरएनए एंड प्रोटीन। वो आरएनए भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा, प्रोटीन भी नहीं बना, तो भी हम इसको जीन बोल रहे हैं, क्योंकि वो कंट्रोलिंग में काम कर रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने जो टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा है 6.5.2, जिसमें हमने जीन की इंफॉर्मेशन ली। जीन की डेफिनेशन तो हमने पहले पढ़ी है, लेकिन जीन की डेफिनेशन डिपेंड करती है डीएनए सीक्वेंस के ऊपर। सिस्ट्रॉन को याद रखो। उसके बाद में आपको याद रखना है कि इंट्रॉन क्या रहता है, एक्सॉन क्या रहता है। उसके बाद में सिस्ट्रॉन में ही मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है। ओके, यहाँ तक ये बात स्टॉप हो गई। बाद में हम कंटिन्यू करेंगे इस नेक्स्ट टॉपिक को।